हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोशन ठाकुर। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल हमने डायबिटीज़ का पैथोजेनेसिस कवर किया था। आज हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे और ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है गाइस? सो चैप्टर थर्ड फार्माकोथेरेपेटिक्स एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है डायबिटीज़ मेलिटस। तो इसका आज हम थोड़ा सा पार्ट कवर करेंगे जो छूट गया था। तो चलिए गाइस, सो डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़ मेलिटस इज़ एन इनहेरिटेड और एन एक्वायर्ड क्रोनिक डिसीज which is either caused due to production of insulin is in sufficient amount or due to the inefficiency of insulin produced। ये एक ऐसी डिसऑर्डर है, एक तरह की इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर पेरेंट्स को है तो उनके चिल्ड्रन को भी हो सकती है, हायर चांसेस हैं कि उनके चिल्ड्रन को भी होगी इन फ्यूचर। या तो एक्वायर्ड है, ठीक है, और ये क्रोनिक डिजीज है। अगर एक बार हो गई तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है एक्चुअली? इसका रीज़न इसलिए क्या है, रीज़न है इसका इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है। इंसुलिन सही से प्रोड्यूस नहीं हो भी रहा है लेकिन इनएफिशिएंट वे में हो रहा है, मतलब जितना बॉडी को चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। तो ये रीज़न है डायबिटीज़ मेलिटस का होना। दूसरा चीज़ देख लेते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन सही से प्रोड्यूस नहीं हुआ तो क्या होगा? ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगी, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स तक ले जाता है। तो जो चीज़ ग्लूकोज को ब्लड से सेल तक ले जा रही है वही नहीं है तो कौन ले जाएगा? तो फिर क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, जैसे कि नर्व्स, ब्लड वेसल्स डैमेज होने लग जाएंगी। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है। तो चलिए गाइज, अब बात करते हैं इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी मतलब रीज़न कि डायबिटीज़ होती कैसे है। तो इसमें हम दो चीज़ कवर करेंगे, टाइप वन डायबिटीज़, टाइप टू डायबिटीज़। ठीक है, सो टाइप वन डायबिटीज़ में क्या होगा, कैसी होती है ये? टाइप वन डायबिटीज़ को हम इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे इम्यूनिटी सेल्स होते हैं वो कभी कभी क्या कर देते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को अटैक कर देते हैं। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन से होते हैं? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज पे अटैक किया जाएगा इम्यून सिस्टम के थ्रू। अब पेनक्रियाज पे अटैक किया जाएगा तो क्या होगा, जो इंसुलिन सेक्रेट किया जा रहा था पेनक्रियाज के सेल से, बेटा सेल से, वो अब कम हो जाएगा। अब डेफिशिएंसी हो जाएगी इंसुलिन में बॉडी की, जिससे ग्लूकोज बिल्डअप होने लगेगा ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ग्लूकोज सेल में जाने की बजाय ब्लड स्ट्रीम में इकट्ठा होने लग जाएगा, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है और डायबिटीज़ हो सकती है। तो टाइप वन डायबिटीज़ में क्या होगा, जो इम्यूनिटी सेल्स हैं वो पेनक्रियाज के सेल्स को अटैक करेंगे, बीटा सेल्स को, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को, जिससे इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और ग्लूकोज सेल तक नहीं पहुंच पाएगा, ब्लड में ही इकट्ठा होता रहेगा। फिर फाइनली हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप टू। टाइप टू में क्या होगा, टाइप टू डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़ भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इंसुलिन बन तो रहा है बॉडी में लेकिन वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा। इंसुलिन क्या हो रहा है, बन रहा है बॉडी में, बीटा सेल्स उसको निकाल रहे हैं पेनक्रियाज से, लेकिन ये फंक्शन नहीं कर रहा सही से बॉडी में। फंक्शन नहीं कर रहा, इसका फंक्शन क्या था, ग्लूकोज को ब्लड से सेल तक ले जाना, ताकि एटीपी बॉडी को दी जा सके। अब यही फंक्शन नहीं कर रहा तो ग्लूकोज को ब्लड से सेल तक कौन ले जाएगा, तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो यही लिखा है, प्रिवेंटिंग ग्लूकोज फ्रॉम एंटरिंग दैम। ठीक है, सेल तक ग्लूकोज नहीं जा पाएगा। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। तीसरा, द पेनक्रियाज मे नॉट कीप अप द डिमांड फॉर इंसुलिन एंड मे नॉट प्रोड्यूस इनफ टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। सही से वो इंसुलिन नहीं बना पाएगा, जिससे रेजिस्टेंस से एक डेवलप हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो भी बढ़ जाएगा। तो टाइप टू डायबिटीज़ में ये सब। तीसरी वाली है गैस्टेशनल डायबिटीज़। इसमें क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, हार्मोन्स, अलग अलग हार्मोन बनते हैं बॉडी में, प्लेसेंटा में। अब ये हार्मोन्स क्या करेंगे, इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर देंगे। फिर क्या होगा, अब जो पेनक्रियाज है वो सही से इंसुलिन नहीं बना पाएगा, तो जिससे वही सेम कहानी होगी, ग्लूकोज ब्लड से सेल में नहीं जा पाएगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, तो डायबिटीज़ हो जाएगी। तो प्रेगनेंसी में भी कभी कभी होता है।
ठीक है गाइस, अब चलिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट की ओर जाते हैं, क्योंकि पैथोजेनेसिस तो हमने कवर कर लिया लास्ट वीडियो में। जिसने नहीं देखा वो लास्ट वीडियो देखिए, पैथोजेनेसिस उसमें अच्छी तरह समझा रखा है। तो चलिए गाइस, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट से पहले आप थोड़ा सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आती है। पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, व्हाट आर सिम्टम्स दे फेस। पेशेंट जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनमें ये सब सिम्टम देखी जाती है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। दूसरा पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, इसमें बार बार प्यास लगती है पेशेंट को। पॉलीयूरिया, इसमें क्या होता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार यूरिन आता है, बार बार यूरिन आता है पेशेंट को। एक होता है पॉलीफेजिया, इसमें क्या होता है, भूख बढ़ जाती है, वेट लॉस रहता है, थकावट रहती है, सर दर्द रहता है, इरिटेबिलिटी रहती है, ब्लड विजन हो जाता है, इन्फेक्शन, लगातार बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, और कभी कभी जो वाउंड्स होते हैं, जो घाव होते हैं, कट होते हैं, उनकी हीलिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है जो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है गाइस, तो ये सब सिम्टम्स थे डायबिटीज़ के। अब थोड़ा ट्रीटमेंट की ओर जाते हैं। ट्रीटमेंट दो टाइप के हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या देखेंगे कि विदाउट मेडिसिन कैसे कैसे हम डायबिटीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, और फार्माकोलॉजिकल विद मेडिसिन कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। ट्रीटमेंट पहला है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें बिना मेडिसिन के हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं किसी भी डिसऑर्डर को। यहाँ पे हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, तो डायबिटीज़ को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। पहले वेट को कंट्रोल करना है। अगर वेट अगर एक्सेसिव है, ठीक है, तो उसको आपको कंट्रोल करना है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल कंजप्शन आपको रिड्यूस करना है। तीसरा, अगर आप सोल्ट एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं तो उसको कम करना है। चौथा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो भी आप ले रहे हैं उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, अब फिजिकली भी एक्टिव रहना है आपको, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, ताकि वेट भी रेगुलेट रहे, और जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो रेजिस्टेंस से ओवरकम हो सके। तो ये सब है अपना जो हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में करना है टू रेगुलेट दी इंसुलिन लेवल इन दी बॉडी और ब्लड। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखिए, कुछ इंसुलिन जिंक सस्पेंशन होता है जो हम देते हैं पेशेंट्स को टू ओवरकम द इंसुलिन रेजिस्टेंस। कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लिम्पेराइड, ये सल्फोनाल यूरियास की कैटेगरीज के हैं। तो इनसे भी इंसुलिन से हम इंसुलिन रेजिस्टेंस से ओवरकम हो सकते हैं। कुछ होते हैं जैसे कि रेपाग्लिनाइड, नेटिग्लिनाइड, ये मेडिसिन भी काम आती हैं इसको कम करने के लिए। और सबसे जो कॉमन मेडिसिन है जो कि डायबिटीज़ के थ्रू दी जाती है, ब्यूगेनाइड कैटेगरी की मेटफॉर्मिन 400 mg की होती है। इसको बीडी सुबह शाम एक एक टैबलेट दी जाती है पेशेंट को। ठीक है, और कुछ मेडिसिन जैसे कि रोजीग्लूटाजोन, पायोग्लूटाजोन वगैरह ये सब भी दिया जाता है। तो कॉमन मेडिसिन मेटफॉर्मिन ही है, और ग्लिम्पेराइड भी है। ग्लिम्पेराइड में हम क्या करते हैं, एक ग्राम मतलब 500 mg दिन में 2 बार 2 गोली पेशेंट को दी जाती है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो में समझ आया होगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए वीडियो को। वीडियो में हम एक कुछ अच्छा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।